बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसके कब्ज़े में हमारी जानें हैं। अस्सलामु अलैकुम। आपका होस्ट कामरान जैदी, मैं और आपके साथ आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करेंगे वो बेहतरीन डायरेक्टर, एक्सपर्ट राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर रहे हैं। उनकी क्या बात की जाए कि बहुत सारे अवार्ड हासिल कर चुके हैं, 4 अवार्ड इंटरनेशनल हासिल कर चुके हैं। उनकी बदौलत पाकिस्तान ने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं। ख़ास तौर पे किसी भी शोबे में ले लें, क्रिकेट में ले लें या सियासत में ले लें या साइंस में ले लें, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है सर फहरिस्त है ड्रामों के हवाले से। ड्रामा, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, पाकिस्तान का कोई सानी नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आपको आज हम जिस शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं वो मावन प्रोड्यूसर भी रहे हैं, खुद एक्टर भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं। उनकी तारीफ तभी अच्छी लगेगी जब उनसे कुछ सवालात किए जाएंगे। तो आज हम मुलाकात कराते हैं अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही नफीस दोस्त, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं ये, और इनका नाम है तलाल फरहत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तलाल साहब? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तलाल साहब, पहला सवाल ये है कि टीवी में आने का आपको ख्याल किस तरह से आया? आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। आपने कहा कि ख्याल कैसे आया टेलीविज़न में आने का। टेलीविज़न में कोई अंदर नहीं आता है, टेलीविज़न में इसके स्टूडियो में या टेलीविज़न की बिल्डिंग में जाया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम जब कोयटा में रहाइश थी हमारी, मैं आपको 70s के दौर में लेके जाऊँगा। जाहिर सी बात है 70s के दौर में तो बहुत, जिसे कहते हैं, गुजरा हुआ अरसा हो जाता है। और लोग जो 70s में जिन्होंने टेलीविज़न देखा और उस ज़माने के अगर ड्रामे देखें, ठीक है, उस ज़माने के कार्टून्स देखें, उस ज़माने की इंग्लिश फिल्में जो चलती थी उसके ऊपर ऑन एयर जाती थी, तो वो एक एरा था, बहुत खूबसूरत एरा था। हम कोयटा में हमारी रहाइश थी। मेरे वालिद बैरिस्टर थे एक्चुअली, आपने तारुफ भी करा दिया है इसमें। तो हमारे वालिद साहब ने टेलीविज़न लिया, बल्गारिया का उस ज़माने में सूफिया टीवी आता था। हमने ऑन किया, वो बड़ी अच्छा, वो पिक्चर ट्यूब जो होती है ना वो बड़ा स्लो चलती थी, और उसके बाद 3 मिनट के बाद वॉल सिस्टम में होता था वो टीवी। फिर उसके बाद पिक्चर आती थी और फिर बैठ जाते थे। फिर इंसिडेंट आता था पीटीवी का, देखते थे उसको, देखते रहते कि कब टीवी स्टार्ट होगा और कब हम इसको देखना शुरू करेंगे। फिर कार्टून, बसीरत और इस तरीके शुरू होता है। रात के वक्त 8 या 9 बजे के करीब जो है ना वो ड्रामा आता था खुदा की बस्ती। उसमें एक डॉक्टर का किरदार था जो सिद्दीकी साहब ने किया था, मरूम ने। उन डॉक्टर साहब को देख के मैं डर जाता था। मैं कहा ये देखिए डॉक्टर बड़ा गलत इलाज कर रहा है और ये इस तरीके से। तो हमारे इतना सेंस नहीं था कि ये इस टीवी में कैसे अंदर पहुँचे। खैर ख्वाब था, ख्वाब की ताबीर हो जाती है वक्त के साथ साथ। वक्त गुजर गया। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे हालात कुछ ऐसे हुए, वालिद की मेरी तबीयत ख़राब हुई, हम कराची शिफ्ट हो गए। कराची शिफ्ट होने के बाद जो सिलसिले हुए, फिर उनकी डेथ हुई, फिर कराची में एडमिशन लेना पड़ गया। हमने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद फिर टीवी जब हमारे घर में देखा, हमने कहा यार ये टीवी स्टेशन क्या है, ज़रा मालूम तो करें। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे ख़ानदान में कोई भी मीडिया से नहीं है एक्चुअली ना, सिर्फ ये जो वायरस है उसमें मुझे आए हैं, आप कह सकते हो। आप मेरे मामू ने मुझसे कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न है, अगर तुम्हें शौक़ है तो मेरे एक दोस्त हैं नाज़िर साहब, मरहूम हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके पास आप जाओ और देख के आओ टीवी होता कैसा है। खैर हमने नाज़िर साहब का पता लिया और बड़े मुश्किल से हम पीटीवी का रास्ता देखते देखते पहुँचे वहाँ पर। और अब वहाँ पे एक मरहला था पास बनवाने का। कम उम्र लोगों का दाखिला ममनू था, वहाँ पे नहीं बुलाया जाता था। जो आज भी है, कोई ना कोई आपका टेलीविज़न के अंदर कोई ना कोई आपका जानने वाला होना चाहिए जो आपको पास बना के भेजेगा, उसकी रेफरेंस पे आप अंदर दाखिल हो सकेंगे। खैर हमने नाज़िर साहब को बताया कि नाज़िर साहब ऐसे हैं। तो नाज़िर साहब ने कौन कहा क्या, मैंने बताया कि मामू मेरे हैं नवाबशाह के, क्योंकि आप भी नवाबशाह के हैं। तो उन्होंने कहा इनको आप भेज दें अंदर ना। खैर हम नाज़िर साहब के पास गए। जब गए हम ऑफिस में, इनका देखा तो कैसेट लगी हुई थी। हमें पता ही नहीं था कि टीवी के ड्रामे होते क्या हैं, किस तरह से बनते हैं। तो हमने पूछ लिया, ये सवाल किया, ये क्या कहने, बेटा ये कैसेट्स हैं जो आप टीवी में ड्रामे देखते हो तो इसके अंदर बंद होते हैं। तो हमने पूछा कि भाई साहिल, एक ख्वाहिश होती है, जस्तजू होती है कि मालूम करे बंदा कि क्या है इसमें। मैंने कहा अंकल हम देख सकते हैं? क्योंकि हाँ देख सकते हैं। उन्होंने टेप खोली तो बीटा मैक्स की टेप 60 और 30 मिनट्स की हमें नजर आई। हमने ये भी पूछा, सवाल किया कि 30 मिनट क्या है, 60 मिनट क्या है, तो हमें नहीं पता था। कहने के 30 मिनट और 60 मिनट की टेप होती है। खैर
उसके बाद फिर इस तरह से उन्होंने फिर हमें स्टूडियो में किसी को भिजवाया और इस तरीके से फिर हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न में एंट्री हुई। तो आप क्या समझते हैं कि घर वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे घर वाले सपोर्ट से ज़्यादा, सच्ची बात बताऊं, गालियाँ देते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो कहते हैं कि तुम इस फील्ड में क्यों आए हो, क्या करना है, क्या नाम है। फिर मैं कहता हूँ कि देखें, मैं अच्छा ये आप अगर आप इस वक्त कहेंगी ना, आज तक यानी कि 33 साल को लेकर आज तक समअप करेंगे, इस 33 साल को आप समअप करेंगे ना, तो आज भी मैं ख़ानदान वालों के लिए मैं ज़ीरो पे ही हूँ। मुझे 10 मार्क्स नहीं मिले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने 10 मार्क्स लेके अपने आप को मैंने सुरखरू किया है। मैंने जो मेहनत की, 33 साल काम किया है, 35 साल किया, और जो 4 साल मैंने फिल्म में लगाए, तो मैं कहता हूँ मेरा बहुत बड़ा नाम है। 33 साल मेरी खिदमत जो पीटीवी की रही, जिस तरह से भी मैंने की, जिस तरह से भी काम अंजाम दिया, अल्लाह का शुक्र है सुरखरू रहा। और उस सुरखरू होने की वजह से, उस सीखने की वजह से तो मुझे फिल्म मिली पहली। उस फिल्म को 4 साल के बाद, यानी कि अगर यूँ समझे 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2014 में उसको इंडिया का फिल्म फेस्टिवल हुआ था, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 400 से ज़ायद फिल्में वहाँ पे जो फेस्टिवल में शामिल की गई। उनमें बेस्ट फिल्म होटल को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हम लोगों ने हासिल किया। तो ये पाकिस्तान की तरक्की का मैं नहीं समझता कि ये एक बड़ा अच्छा दौर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में साइको थ्रिलर फीचर बना लेना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सब लोग कमर्शियल फिल्मों को ज़्यादा फोकियत देते हैं। हमने एक ऐसा जनरा क्रिएट किया जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हॉलीवुड का ग्रेजुएट डायरेक्टर जो कि पाकिस्तान का पहला है, खालिद हसन खान, उसने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए, उसमें मेरा नाम निकला। उन्होंने देखा मेरे काम को। 3 साल तक हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि 3 साल के बाद जो कामयाबी मिली वो अवार्ड की सूरत में है। अच्छा, आपने माशाल्लाह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, क्या कहेंगे, किन किन प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया आपने और किसके साथ ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा या अच्छा महसूस किया आपने? देखिए, पाकिस्तान टेलीविज़न का कोई भी कारकुन हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी हेल्पर हो, सब तारीफ़ के मुस्तहिक हैं और उनकी तारीफ़ करना चाहिए। देखिए, टेलीविज़न एक फ़र्द वाहिद का नहीं होता, वो एक टीम वर्क के तहत चलता है। चाहे वो लाइटिंग का शोबा हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग का शोबा हो, चाहे वो डायरेक्शन का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो प्रॉप्स का हो, चाहे वो एडिटिंग का हो। गर्ज हर चीज़ एक ना एक चीज़ के साथ, जिसे कहते हैं कि बुनी होती है, एक नेट है आपका। और जहाँ तक रही बात कौन से प्रोड्यूसर्स के साथ काम नहीं किया, ये पूछे तो अच्छा है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, मेरे सबके साथ ही काम करने का मुझे इत्तेफाक हुआ। बहैसियत मावन मैंने काफ़ी काम किया। नहीं काम किया मैंने शोएब मंसूर साहब के साथ, शहजाद खलील मरहूम के साथ। जब शहजाद खलील मरहूम साहब थे पीटीवी में, मुझे याद आता है कि जब राशिद मिनाज का ड्रामा पीटीवी प्रोड्यूस कर रहा था, तो शहजाद खलील साहब मरहूम जो है वो उसको प्रोड्यूस कर रहे थे और उसके साथ शाहीन अंसारी साहिबा भी थी ना। तो हमने बस आते जाते रिकॉर्डिंग क्या देखी थी, लेकिन हमें इतनी नो हाउ नहीं थी कि टेलीविज़न होता क्या है। लेकिन हमें इतनी सेंस थी कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और जा रहे हैं, और बड़ा मज़ा आता था। एक टीम बनी होती थी, पीटीवी कराची सेंटर भरा हुआ होता था। कौन सा आर्टिस्ट नहीं होता था जिसको आपके देखने की ख्वाहिश ना हो। मोइन अख्तर मरहूम साहब, असलम लाटर साहब, नदीम बेग साहब भी आते थे। जाहिर सी बात, मतलब एक पूरी टीम, हादिउल इस्लाम, सितरतुल इस्लाम, ज़फ़र सिद्दीकी साहब, अर्श मुनीर आपा, बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा, आयशा खान, गज़ाला कैफ़े, मतलब ये ए से लेके जेड तक सारे आर्टिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रहे। और जितने भी आर्टिस्ट आज भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो कहाँ से तरक्की पाकर पहुँचे हैं। पीटीवी ही उनका पहला स्टेज था। आज भी मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ, बुशरा अंसारी साहिबा ने ये कहा था कि पीटीवी के दौर को मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि जहाँ रिहर्सल होती है, जहाँ पे आपकी मेहनत होती है और जहाँ पे आपके जुमले अच्छे होते हैं ना, वो यकीनन आपको कामयाबी की तरफ धकेल देते हैं। आप क्या कहेंगे, इज्जत और पैसे में क्या ज़रूरी है? पैसा या इज्जत? देखिए, पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, ठीक है। इज्जत कमाने में टाइम लग जाता है। मैं इज्जत को ऐसे तशबीह दूंगा कि आप यूँ समझें कि इज्जत शीशा है, अगर आपने उसको संभाल के रख लिया तो हमेशा चलेगा, और जिस दिन आपने उसकी केयर नहीं की वो किरची किरची हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इज्जत जो है ना, वो बहुत मुश्किल है कमाना। पहले की प्रोडक्शन, टीवी प्रोडक्शन जो होती थी, पहले की टीवी प्रोडक्शन में और आज की प्रोडक्शन में आप क्या समझते हैं, कितना फ़र्क हो गया है? पहले के पीटीवी प्रोडक्शन और आज की प्रोडक्शन में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है।
टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी अहम किरदार अदा करती है इसमें। अगर आप देख लें, उस ज़माने में जब पाकिस्तान टेलीविज़न जब स्टार्ट लिया था तो फीजी नॉन के कैमरे आते थे, ठीक है। आज मोबाइल से कैमरे से लोग फिल्में बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अब रही बात जैसे कहते हैं कि ड्रामा प्रोडक्शन की, तो मैं ये समझता हूँ कि जो पहले दौर का जो ड्रामे होते थे उसमें मेहनत नज़र आती थी, जस्तजू थी, लाइंस थी, स्क्रिप्ट था, एक्टिंग थी। और जब तक आपके जैसे कहते हैं कि रिहर्सल्स नहीं है ना, आपका प्ले या फिल्म कामयाब नहीं हो सकती। रिहर्सल के बिना आप कैसे आप सेट पे पहुंच जाते हैं, बताइए आप कैसे ऐसे एक्सप्रेशंस निकलवा सकते हैं? समझ में आई बात आपके? तो बात ये है कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत फ़र्क है। अब 4K कैमरा, 12K कैमरास आ गए हैं। आप ये बताइए कि साइको फिल्म थी, साइको फिल्म मोबाइल के कैमरे से बनी थी। आज साइको की कितनी सीरीज़ बन चुकी हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट होता है आपके माइंड में, आपकी आंख में, आप उसको पेपर पे तहरीर करते हैं, ना कि आपने लिया कोई भी कैमरा लिया। मुझे तो हैरत होती है, जितने भी एक्टर्स आज के दौर के, ख़ास तौर से आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि 98% स्टार ये पूछता है या कास्ट ये पूछती है कौन से कैमरे पे काम कर रहे हैं, तो मैं इनको बताता हूँ, कहते हैं मैं मोबाइल पे काम कर रहा हूँ। अरे, काम आपका कैमरे से नहीं होगा, आपकी अकल से, आपकी सोच से, आपकी स्क्रिप्ट, आपकी लाइन से होगा। ये आपकी कामयाबी का जैसे कहते हैं बाइस बनता है। अब जो फनकार आ रहे हैं और पहले के जो फनकार थे, लाइक शफी मोहम्मद साहब ले लें, बहुत सारे पुराने फनकार हो गए, गजाला कैफ़ी हैं, तो क्या कहेंगे आज के फनकार और पहले के फनकारों में कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? पहले का फनकार जो है वो रिहर्सल करता था, अपनी लाइन्स को याद करता था, और रिहर्सल 1 घंटे 1.5 घंटे वाली नहीं होती थी, 3 दिन से लेकर 12-15 दिन तक की होती। अनकही, तन्हाइयाँ, खुदा की बस्ती, कशकोल, ए से लेकर जेड तक पीटीवी की प्रोडक्शंस आप उठा के देख लीजिए, वो बगैर रिहर्सल्स की होती थी क्या? क्यों कामयाब हुई? आज भी उन ड्रामास को, उन टेलीफिल्म्स को लोग याद करते हैं। देखिए, फनकार जो है ना, पहले फनकार होता था, और आज का फनकार जो है ना, वो फन से ज़्यादा कार पे तवज्जो देता है कि वो कार कैसे हासिल करे। किस शख्सियत पर आप दस्तावेजी फिल्म बनाना पसंद करेंगे? अगर आपको ख्याल आ जाए कि दस्तावेजी फिल्म बनाए तो किस शख्सियत पे करेंगे? मैंने राशिद मिनाज शहीद निशान हैदर के ऊपर पाकिस्तान की तारीख की पहली दस्तावेजी फिल्म बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज़ हासिल है कि तारीख में भी ये लिखी जाएगी बात कि जो दस्तावेजी फिल्म बनाई वो ना सिर्फ कौमी सतह पे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उसकी पज़ीराई मिली। ख़ासकर उनकी फ़ैमिली का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, अंजुम मिनाज, राशिद मिनाज की फ़ैमिली जो है, उनकी भाभी, बहन, भाई, कि उन्होंने मुझे इतना ताउन दिया, उन्होंने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा कि आज भी वो लोग जिस दिन उनकी सालगिरह आती है और जिस दिन उनकी शहादत का दिन आता है, वो मुझे कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर की बात है कि ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा काम था जो मैंने काम किया। एक और डॉक्यूमेंट्री मैंने बना के रखी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसकी तफसील क्या थी। माशाल्लाह, आपकी गुफ्तगू कमाल की है। ये बताएं कि एक्टिंग का कभी ख्याल आया आपको, या प्रोड्यूसर ही की तरफ ज़्यादा आपका रुझान रहा और एक्टिंग का कभी सोचा नहीं? तो एक्टिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। नॉर्मल ज़िंदगी में क्या एक्टिंग करना होता है? देखिए, फिल्म में या ड्रामे में एक्टिंग करवाई जाती है। नेचुरल ज़िंदगी में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो वो एक्टिंग तो है। मिसाल के तौर पे आपका पर्स गिर जाता है, तो मैं कहता हूँ बीबी आपका पर्स गिर गया है, तो आप इधर उधर देखेंगे, कहेंगे, आप कहेंगे थैंक यू, तो वो आपका नेचुरल, आपका जिसे कहते हैं कि जेस्चर आए ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान एक्टर है दुनिया में, बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है। और हीरा जो है ना, वो पत्थरों में तलाश किया जाता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। सीप में अगर मोती बंद है तो आपको सीप तो ऊपर से नज़र आएगी, लेकिन मोती कैसे नज़र आएगा जब तक आप उसकी ढूंढेंगे नहीं, उसकी तलाश नहीं करेंगे। तो समंदर से मोती निकालना और हीरे को तलाश करना, ये भी एक बड़ी जॉब है, कभी आप करके देखिएगा। पीटीवी से किन किन प्रॉम्स में अवार्ड मिले? क्योंकि पूरी टीम होती है, पूरी टीम का एक हिस्सा होते हैं आप, तो क्या कहेंगे किन किन प्रॉम्स पे अवार्ड मिले? देखिए, पाकिस्तान टेलीविज़न तो नाम एक बहुत बड़े इदारे का है, एक इंस्टीट्यूट है, और जिसने वहाँ से सीखा वो अपने आप को जिसे कहते हैं फ़ख्र महसूस करता है। अवार्ड जहाँ तक रही बात, तो हमारे प्रोड्यूसर्स को ही मिलते थे, प्रोग्राम को मिलते थे। जाहिर सी बात, प्रोग्राम में मैंने आपको शुरू में बताया था कि चाहे डिज़ाइनर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे आपका एडिटर हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, तो ये पूरी टीम वर्क का हिस्सा होता है। अवार्ड फर्दे वाहिद को नहीं मिलता, वो टीम को मिलता है। मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ रहा है, शायद सितारों से आगे एक यूथ शो करते थे, उसको मिला था।
एक हमने गिरहन के नाम से एक स्पेशल टेलीफिल्म की थी जो चाइल्ड लेबर पे थी, और उसके बेस्ट स्क्रिप्ट पर अवार्ड मिला था ज़फ़र मिराज साहब को। तो ये हमारे लिए कामयाबी का बाइस था, और मैं ये समझता हूँ कि इससे हम शेयर करते हैं, हर दफ़ा बताते हैं लोगों को, ताकि उनमें जस्तुजी पैदा हो, लगन हो कि देखो ऐसे स्क्रिप्ट पर काम करके, इस तरह से मेहनत करके हम ये अवार्ड हासिल कर सकते हैं। और अवार्ड देने वाले जो होती है ना, वो आवाम होती है, आवाम उसको लाइक करती है, पसंद करती है, और अच्छे से मैसेज को अपने ऊपर, जिसे कहते हैं ना, हावी नहीं करती, उसको अडॉप्ट करती है कि हाँ ये एक चीज़ अच्छे टॉपिक पे काम किया है और उस पर अवार्ड हासिल हुआ है। माँ का अक्स जो नगमा था आपका, क्या ख्याल आया, क्या कहानी थी इसकी? माँ का अक्स एक्चुअली एक ऐसी बच्ची की स्टोरी मैंने डेवलप की थी, जो ख़वातीन जब बच्चा आता है दुनिया में, तो उस दौरान उनकी डेथ हो जाती है, उनकी वालदा की। तो उस बच्ची का मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था कि बच्ची अपनी माँ को किस तरह से तलाश करे, क्योंकि उसने अपनी माँ को नहीं देखा है। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था, और इसके लिए हमारे एक दोस्त हैं आज़म साहब, उनकी बेटी का मैंने जिसे कहते हैं चॉइस किया, और मैं इनके पास जो है ईद पर मिलने गया था। तो बच्ची का नाम था मरियम। तो मरियम से मैंने कहा कि मरियम बेटा, तुम्हारे पास इस तरह का ड्रेस है। तो कहने का आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं ये करना चाह रहा हूँ। कहने मैं पापा से इजाज़त ले लूँ तो मैं आपको करवा दूँगा। तो फिर पापा ने उनको इजाज़त दिया कि कहा कि तलाल साहब आपको अगर करना है तो कोई मसला नहीं है, और उनको कभी मना नहीं किया करोगा। तो इस तरह से हमने किया। अच्छा, आपको एक हकीकत में और छोटी सी बात मैं बताता चलूँ। जिस दिन मरियम के मैंने 1-1.5 घंटे में शूट, 1.5 या 2 घंटे लगे थे शूट करने में, उसका अगले दिन पेपर था। वो इतनी बेजारी में उसकी शूटिंग हुई थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो दिल से नहीं करा रही, लेकिन मैंने कहा बेटा तुम ये करते रहो। फिर आखिर में जब शूटिंग ख़त्म हुई तो उसने कहा तलाल अंकल आपने मुझसे क्या बेवकूफ़ियाँ करवाई हैं और ये करवाई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा शूटिंग नहीं करवाऊंगी। वो मैंने कहा अच्छा बेटा कुछ नहीं। चंद दिनों के बाद वीमेन डे आ रहा था, तो उनकी वालदा ने कहा कि तलाल साहब आपने मरियम का गाना तैयार कर लिया है? मैंने कहा हाँ हो गया है, और मैं आपको भेजता हूँ ना। फिर मैंने कहा भेजने से ज़्यादा इनको जाकर मैं दिखा दूँ घर पे, एक ट्रीट भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगा। जब गाना दिखाया तो मरियम कहने लगी तुम्हें बहुत बुरी लग रही हूँ, और ये लग रही हूँ, वो लग रही हूँ, ये लग रही है। मैंने कहा बेटा ये आपको बुरी इसलिए लग रही है कि बंदा जब अपना आईने में तस्वीर देखता है तो अपने को बुरा लगता है, लेकिन जब दूसरा देख रहा होता है ना तो वो इंस्पायर करता है। अगले दिन 8 मार्च था, तो एक जगह हम लोगों ने इसका जिसे कहते हैं कि डिस्प्ले किया इस गाने को, और मैंने मरियम से कहा मरियम तुम फ़ोन में बैठ जाओ, तुम लोगों के तासुरात देखना, एक्सप्रेशन देखना, वो क्या कह रहे हैं। अगर तुम्हारे इस गाने पे तालियां बज गई तो समझो तुम सुरखरू हो गई और मैं फेल हो गया। हंसने लगी वो। आप यकीन कीजिएगा गाना चल ही रहा था, पहले ही स्टार्ट था, तो वहाँ पे क्लैपिंग शुरू हो गई कि कितना खूबसूरत ये आया। उनके वालिद कोने में खड़े हुए रो रहे थे, कहते मेरी बेटी आज तक इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आई जितनी इस माँ के एक्स में नज़र आई है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने शेयर की। बच्चों से जबरी मुशक्कत पर जो आपने फिल्म बनाई थी फुटपाथ की धूल, क्या सोचा, क्या ख्याल था, किस तरह से आपने सोचा कि मतलब ये फिल्म बनाई जाए? शॉर्ट फिल्म जो थी आपकी फुटपाथ की धूल। फुटपाथ की धूल जो है, एक बच्ची का हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था कि वो बच्ची जो है ना, एक्चुअली देखें अब बेगार जो लोग होते हैं ना, वो बच्चों को ख़रीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। उनमें से ही एक बच्ची होती है जो कि उनके ख़ानदान की नहीं होती। उस बच्ची का कैरेक्टर हमने इस तरह से डेवलप किया था कि वो बच्ची भीख नहीं मांगना चाहती, लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी है, वो गाना गाना चाहती है, ठीक है। उसको मारी पड़ती है इस वजह से कि वो गाना गाती है या टेलीविज़न देख रही होती है, और सो उसकी माँ जो मुंह बोली माँ होती है, वो चाहती है कि जी मैं इससे क्या गाना है, तुम्हारे कुछ नहीं रहेगा, ये स्टारों का क्या होता है। ये इस तरह के डायलॉग करके हम लोगों ने इसको कोशिश की थी इसको बनाने की। इसमें आगा वहीदुर रहमान साहब थे, दावर नवाज साहब थे, क्या नाम है आपका, मिली कैसर थी। मिली कैसर ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और ये पूरी फिल्म जो 45 मिनट की थी, आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि हम 10 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करते थे और मगरिब या इशा के दरमियान हम लोग चले जाते थे। आपका एक मिलनी नगमा था हम सब हैं पाकिस्तानी, पीटीवी की ट्रांसमिशन में किस तरह से मुंतखब हुआ, ज़रा उसकी कहानी तो सुनाएं। हम सब हैं पाकिस्तानी के नाम से मैंने एक इंजन ड्राइवर दोस्त है मेरे, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, इनकी मैं नाते मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता था। जब भी मैं सफ़र करता था ट्रेन में, उनको बताता था कि जी मैं आ रहा हूँ, और हम लोग फिर साथ सफ़र पे रवाना होते थे, चाहे वो कोटरी तक का हो, हैदराबाद या लाहौर तक का हो। तो एक दिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक गाना करते हैं, लिखते हैं और उसको कंपोज़ कराते हैं। और फिर हम लोगों ने वो गाना कंपोज़ किया और इसको रिकॉर्ड किया। मैंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्से लिए, जो मैं स्वाद भी जाता रहता हूँ, उसकी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो उसके हिस्से मैंने कुछ शामिल किया, उस गाना को मैंने तैयार कर लिया। अच्छा, ये मैं रिलीज़ करना चाह रहा था 23 मार्च के ऊपर, मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है ये। तो
मैं जब ये गाना रेडी हो गया तो मैंने कहा कि आपके जो हैं जनरल मैनेजर जो पाकिस्तान टेलीविज़न के आपके दोस्त हैं, आप इनसे कहें कि इसको ऑन एयर करवा दें। वो गाने को लेके गए, उन्होंने कहा ये गाना किसने बनाया है? तो कहने कि तलाल ने बनाया है। कहने तलाल को बुलाएं, कहने उनका मोबाइल ऑफ जा रहा है। वो खैर उन्होंने मुझे कॉल की जीएम ऑफिस से, कहने के तलाल आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी मैं फला जगह हूँ। तो मैं समझ गया कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो मैंने कहा अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो बात ये होगी कि मैंने इनको कहा आर्टिस्ट को तारिक गौरी को कि ये गाना चलवाएं और इस तरीके से हो। तो मैं चला गया, उन्होंने चाय वाय मंगाई, कहने कैसे हो तलाल, और प्रोड्यूसर और जनरल मैनेजर अमीन मेमन साहब थे ना, बहुत नाइस बंदा, बहुत अच्छा बंदा। तो खैर उसके बाद क्या नाम है, जिनके साथ मैंने सीखा नो डाउट अमीन मेमन के साथ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। तो मैं इनका रिगार्ड करता हूँ कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, उन्होंने सिखाया। नातिया कंपटीशन मैंने उनके साथ किया था। खैर उसके बाद ये उन्होंने कहा कि तलाल ये गाना आपने बनाया? मैंने कहा जी मैंने बनाया ये वो। तो कहने कि किसने पैसा लगाया? तो मैंने तारिक गौरी को देखा, तो मैंने कहा इन्होंने नहीं लगाया। तो हंसने लगे। तो कहने का अच्छा ठीक है। कहने यार तलाल ये गाना इस काबिल नहीं है कि ये टेलीविज़न पे चलाया जा सके। मैंने तारिक साहब को देखा और फिर मैंने जनरल मैनेजर साहब को देखा, तो दिल तो दुखा। तो मैंने कहा नहीं तलाल बर्दाश्त करो, अल्लाह ताला एक दर बंद कर रहा है दूसरा खोलेगा। मैंने कहा सर मैंने आपसे तो नहीं कहा है कि ऑन एयर करें, ये तो तारिक साहब ने कहा है। तारिक साहब क्या मैंने आपको कहा है कि आप इनके पास आएँ? तो क्या तारिक साहब ने कह दिया कि नहीं उन्होंने तो मुझे नहीं कहा ये वो। कह रहे अच्छा इसमें ये शॉर्ट चेंज कर दो, ये शॉर्ट चेंज कर दो। तो मैंने अज़राए मजाक, क्योंकि उनसे मेरा मजाक भी था, मजाक का रिश्ता भी था। वो जीएम बहुत अच्छे सब कुछ, लेकिन इंसान बहुत अच्छा। तो मैंने कहा गाना आपने तो नहीं बनाया ना? गाना तो मैंने बनाया है, तो डायरेक्टर तो मैं हूँ। बहरहाल अब ये चेंज नहीं हो सकता, अब ये मैं इसको ऑन एयर दे रहा हूँ। बात खत्म हो गई। वो गाना मेरा पीटीवी से नहीं चला। चंद दिन के बाद मेरे पास एक पोस्ट आई जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न की का कॉन्टेस्ट आया 14 अगस्त का। 1 से लेकर 14 अगस्त तक के 14 गाने इनको चाहिए थे। हर दिन उनको एक गाना चलाना था पीटीवी को। मैंने ईमेल किया और गाना ईमेल कर दिया। 2 या 3 घंटे के बाद मेरे पास ईमेल आ रही है कि गाने की एचडी आप हमें भेज दें, फाइल भेज दें। मैंने एचडी फाइल ली और उठा के उनको सेंड कर दी। 2 दिन के बाद मेरे पास जवाब आ रहा है कि जी आपका गाना सिलेक्ट हो गया है। मुझे खुशी की इंतहा नहीं रही। उस दिन इस तारीख को इतने बजे जो है वो ऑन एयर होगा। ये वो सीरीज़ उन्होंने बता दी 1 से लेकर 14। तो तीसरे दिन या चौथे दिन मेरा गाना ऑन एयर गया। फिर मैंने जीएम साहब को मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उन्होंने भेजा। मैंने कहा सर आपके एक इनकार ने मुझे कामयाबी की एक कदम के ऊपर और धकेल दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन ये गाना मेरा चला देते तो आज मुझे ऑनर नहीं मिलता कि पाकिस्तान टेलीविज़न के कॉन्टेस्ट पे मेरा गाना माशाल्लाह सेलेक्ट हुआ है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि जो आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा हाथ है। आपका एक नगमा था ए रूह कायद के हवाले से जो अरेंज हुआ था, वो जो सज्जाद अली ने भी गाया, बेंजामिन सिस्टर ने भी, तो इसका ख्याल आपको कैसे आया कि आप ये मिली नगमा फिर रीशूट करें? मैं एहरुए कायद जो है एक्चुअली इसका म्यूज़िक मेरे एक दोस्त हैं असगर, उन्होंने कंपोज किया। और असगर जब भी मुझसे कोई काम लेते हैं तो कहते हैं कि इस गाने में मुझे 3 महीने लगेंगे, क्योंकि मैं 3 दिन में ये ट्रैक तैयार नहीं कर सकता। मैं इस पर अमेंडमेंट बहुत करता था, ये चीज़ डालें, ये इंस्ट्रूमेंट हो, इस तरह से हो और ये हो। पर बहरहाल उन्होंने मेहनत से उन्होंने उस चीज़ को तैयार किया। अच्छा अब आई बात बच्चों की। इस गाने के लिए मैंने कुछ मशहूर गुलकारों से रब्ता किया, तो उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों में बात की कि हम ये पे आप मुझे करेंगे तो मैं गाना गाऊंगा। मुझे बड़ा शौक़ लगा। मैंने कहा ये वतन के लिए गा रहे हैं, मैंने कोई इस पर कोई फाइनेंस नहीं करना, कोई ब्रांडेड नहीं है और ये एक नेचुरल सॉन्ग है और इसको हम 24 साल के बाद 22 साल के बाद जो है हम लेके आ रहे हैं। इससे पहले सज्जाद अली ने गाया है और बेंजामिन सिस्टर ने गाया है। तो उन्होंने कहा कि भले किसी ने गाया हो तो हम इसके जो है अमाउंट हम चार्ज करेंगे। मैंने कहा अच्छा शुक्रिया, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। रात को फिर मैं लेट गया, फिर देख गाना सुनता रहा, सोचता रहा कि क्या किया जाए, किस तरह से इसको अरेंज किया जाए। 10 साढ़े 10 बजे मुझे अपने दोस्त हैं, हमारी बड़ी अच्छी स्कूल की प्रिंसिपल थी रुखसाना साहिबा, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा रुखसाना साहिबा मुझे 20-22 बच्चियाँ चाहिए और एक गाना है और इस तरीके से कहने मेरी स्कूल की बच्चियाँ क्यों गाने में तुम्हारे काम करें। उन्होंने डांटा, कहने कि अगर इनको मीडिया पे ला रहे हो तुम ये नाचो आओगे और जो एक मीडिया का कॉन्सेप्ट है ना कि लोगों को गलत है, अच्छी चीज़ें भी तो बन रही है ना, मैं अच्छी चीज़ बना रहा था। खैर उन्होंने पूछा कि क्या डिटेल है, कहना अच्छा मैं आपको कल कॉल करके बताऊंगी अपने मैनेजमेंट से मालूम करके। रात को मैं बात करके सो गया। अगले दिन जब उनका फ़ोन आया मेरे पास कि तलाल कितने बच्चियाँ चाहिए, मैंने कहा मुझे तकरीबन 22-24 के करीब बच्चे चाहिए, बाकी मैंने कुछ अरेंज की हुई हैं अलग से। कहना आप स्कूल आ जाइए। मैं स्कूल चला गया, मैंने किया। अब देखिए 350 बच्चियों में 20-24 बच्चियों को निकालना, उनको ढूंढना, उनके फ़न को देखना तो बहुत बड़ी
कमाल होता है। और हर बच्चा ये चाहता है कि मैं स्क्रीन पर आऊँ, और भी दुख होता है कि मेरा बच्चा नहीं आ रहा। उनके वालिदैन सोचते होंगे, यहाँ तक कि यकीन करें उनको इतनी सुननी पड़ी थी बाद में कि हमारे बच्चे को नहीं लिया, हमारे बच्ची का रंग का ऐसा है, हमारे बच्चे का रंग ऐसा है। ये मैं कहा नहीं, इसमें रंग और नस्ल की बात नहीं थी, ना किसी मज़हब की बात थी टैलेंट की, और मुझे साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए था। खैर हमने वो बच्चियों को, मैंने रिसेस टाइम होता था मेरे ख्याल से 25 मिनट, उस 25 मिनट में मैं कहता 10 मिनट में आप ब्रेक लें, खाना पीना जो भी आपने पीना है आप बैठे, और उसके बाद 20 मिनट आप मुझे दे दें, मैं आपकी रिहर्सल कराऊंगा। यूँ मैंने 7 या 9 दिन के करीब जो है मैंने इनकी रिहर्सल कराई, और उसके बाद फिर मैं PF म्यूज़ियम लेके गया। PF म्यूज़ियम की इंतज़ामिया बहुत कोऑपरेटिव थी। उन्होंने गाना देखा, उन्होंने जिस तरह से देखा, उन्होंने कहा कि भाई बड़े बड़े स्टार्स आए, लेकिन इन बच्चियों के साथ इस तरह से गाना करना और इस तरह से शूट करना, वो भी सिंगल पर्सन में, ये बहुत बड़े कमाल का। कहना हमने आपकी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये बताएं, वो आपकी एक छोटी सी फिल्म थी अठन्नी, शॉर्ट फिल्म थी आपकी अठन्नी, तो क्या मकसद लेकर आप इस फिल्म के लिए आगे बढ़े कि अठन्नी क्या है, हमें ज़रा उसके बारे में बताएं। ये किस तरह से फेस्टिवल में आपने भेजी या नहीं भेजी, किस तरह कामयाबी की सीढ़ियाँ इसने पार की, ज़रा इसकी कहानी तो बताएं, इसका वाक़या क्या हुआ था। शाहिद राना हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने थिएटर में, स्टेज में, टेलीविज़न में और फिल्म में बड़ा अच्छा काम किया है। उनका कद छोटा है एक्चुअली ना। अब मैं अक्सर उनके साथ टेलीविज़न में जब जाता था तो लोग उनको बड़ी अजीब नज़रों से देखा करते थे। तो वार्डरोब में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे मरहूम मंसूर अहमद ख़ान, तो वो बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मंसूर भाई, मैं सोच रहा हूँ मैं शाहिद राना के ऊपर छोटी सी फिल्म बनाऊँ, दस्तावेज़ी फिल्म, जो मैं किसी फेस्टिवल में भेज सकूँ ना। तो कहने ये सामने बैठे इनसे बात कर लें। उन्होंने, शाहिद राना ने स्ट्रेट मना कर दिया, कहने आप कैसी बातें कर रहे हैं कि जी आप मेरे ऊपर फिल्म बनाएंगे और मेरा मजाक उड़वाएंगे और मैं ये वाला ये वो। मैंने कहा शाहिद भाई आप एक्टिंग भी तो कर रहे हैं, आप दरबान भी बनते हैं, आप जुकर भी बनते हैं, आपने अदर इकबाल बलोच की फिल्म में काम भी कितना अच्छा किया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो आपकी ज़िंदगी को फोकस करूंगा कि कहना नहीं मेरे घर के सारे हालात सबको पता चल जाएंगे। मैंने कहा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको अगर देखें सिंपैथी मैंने आपको नहीं लेनी, मैंने आपको डोनेशन नहीं दिलवाना, ना आप अतियात चाह रहे हैं, ना किसी से कहते हैं कि जी मेरी मदद करो, हम तो सिर्फ आपको फोकस कर रहे हैं। इस पर शाहिद राना ने 2 साल लगा दिए इस बात के ऊपर, 2 साल तक नहीं करते रहे, मैं इनके पीछे पड़ा रहा, करते रहे। फिर एक दिन ये राज़ी हो गया, ना तलाल मैं बहुत परेशान हूँ, आप आओ जगह आके बना लो। मैं 3 अट्टे पे घर उनके पहुँचा और वहाँ पे इनकी शूटिंग की। कुछ करीब में पार्क था लियाकताबाद का, वहाँ पे मैंने शूटिंग की। इस तरह से उसको फिर मैंने कहा यार मैं जो फिल्म बना रहा हूँ तो मैं इसको वर्ल्ड वाइड क्यों ना करूँ। पहले मैंने डोमेस्टिक लेवल पे काम करना चाहा, मैं कहा शाहिद राना की ज़िंदगी को फोकस करूँ। मैंने कहा नहीं, शाहिद राना को दूसरों लोगों के साथ अटैच करके मैं पूरी दुनिया में क्यों ना नामवर हूँ, इस बंदे को मैं क्यों ना नामवर कराऊँ। वो जो फिल्म बनी वो 45 मिनट की बनी, ठीक है। बनाने के बाद इंडिया के फिल्म फेस्टिवल, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ मैंने भेजी। वहाँ पे फ़ौरन ही मेरे पास आ गया कंफर्मेशन की जी आपकी फ़िल्म सेलेक्ट हो गई और आप किसी को भेज के जो है ना अपने तस्वीरें या जो भी है आप बनवा सकते हैं ना, जो वहाँ पे होर्डिंग्स लगी हैं। ये खैर मेरा ताल्लुक़ नहीं बन रहा था वहाँ पे किसी से कि मैं किसी को कहूँ, सब दूर दूर रह रहे थे, दिल्ली से दूर थे एक्चुअली ना, तो मैं नहीं कब बनवा सका ना। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से उनकी गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट मुझे भेजा। ये मेरे लिए ऑनर है कि मैंने इनसे उनके लिए शाहिद राना के लिए काम किया। एक आखिरी बात मैं इसमें बताऊंगा, जब ये फिल्म बनी उसके बाद चर्चा हुआ, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स ने इन्होंने इसको छापा, प्रिंट किया और मीडिया पे इसको काफ़ी लिया। इंडिया के न्यूज़ चैनल ने भी इसकी कवरेज की कि पाकिस्तान के एक जो है लिखारी उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है और जो इससे पहले कभी नहीं बनी। पाकिस्तान की तारीख की पहली फिल्म है जो छोटे कप पे बनी, जिसका नाम अठन्नी था। क्या हर कोई फिल्म बना सकता है? हर कोई फिल्म बना सकता है अगर उसके पास अक्ल है, उसके पास कलम है, उसके पास अल्फाज है। अगर ये तीनों चीज़ें उसके पास नहीं है तो वो सिर्फ फिल्म बना सकता है और ख़ुद देख सकता है, दूसरों को दिखा नहीं सकता। जी आखिर में चलते चलते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। किसी की ग़ीबत ना करें, किसी के लिए झूठ ना बोलें, सब कुछ करेंगे आप अपने लिए करेंगे, बस सच बोलें। सच बोलेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना। और गो कि ये 33 साल का जिसे कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है, हम इसको समअप नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ बातें थी जो मैं आपसे आपके साथ शेयर की। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन
लोग भी आपकी गुफ्तगू से बहुत महसूस हुए होंगे। नाज़रीन, आपने देखा तलहा साहब की गुफ्तगू भी सुनी और आपने देखा कि 33 साल मीडिया में लगा दिए तलहा साहब ने, किस तरह से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उम्मीद है इनकी गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए कामरान जैदी को, मैं और आपके प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।